हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि एलटी ग्रेड का प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे जो आपका हिंदी का है। पूरे क्वेश्चन आपके होंगे। साथ में अब आप लोगों के लिए बेसिक की भी क्लासें आपको दे रहे हैं। बेसिक मतलब हो गया कि जो हिंदी साहित्य है, तो हिंदी साहित्य में जो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, छायावादी हो गया, ऐसे हम आपको कवर करा रहे हैं और थ्योरी के साथ कवर करा रहे हैं। उनको भी आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से देखते हुए चलिएगा और अपनी तैयारी पूरी तरीके से फ्री कर सकते हैं और एलटी ग्रेड में एक सीट आप पक्की कर सकते हैं। बस आपको डेली का डेली आपको जुड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्लासों को, ठीक है ना। राधे राधे भैया, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो दिया गया है, तुलसीदास किसकी काव्य रचना है। वन को ऑप्शन देना है कि तुलसीदास किसकी काव्य रचना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, ये है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। यानी ये छायावाद के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में इनका नाम आता है और इनके बारे में हमने आपको डिटेल में आपको छायावाद के बारे में बता दिया है। तो आप कहेंगे तुलसीदास किसकी काव्य रचना है, तो आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हो जाएगी। बाकी इनकी रचना आपने जानते हैं, जैसे अनामिका है, आपकी परिमल है, कुकुरमुत्ता है ना, इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राम की शक्ति पूजा किसकी काव्य रचना है। राम की शक्ति पूजा किसकी काव्य रचना है, लेकिन आपसे पूछा है किस श्रेणी की कविता है। तो याद रखना ये लंबी कविता है, यानी लंबी कविता है ना, जो कि यहाँ पर देखा जाए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये रचना है। ये लंबी कविता में आपकी आती है और जो अनामिका नामक काव्य संग्रह है उसी में आपकी संकलित की गई है। तो आपका जो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखना है। जैसे सरोज स्मृति हो गया, तोड़ती पत्थर हो गया, प्रेयसी और रेखा सची, ये आपकी इनमें आपकी आती हैं लंबी कविता में। अगला दिया है कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन हैं, तो कला और बूढ़ा चांद के लेखक इनमें से कौन हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर ये आपके सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है ना। और देखा जाए तो भैया यहाँ पर इनकी जो रचना है ये एक नाटक संबंधी आपका है, और भी इनकी रचनाएं आपकी हैं, युगवाणी भी आपकी है, युगांत भी है, ग्राम्य है, चिदम्बरा है, इनकी कुछ रचनाएं हैं। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है। तो महादेव वर्मा की रचना की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यामा भी है, आपकी दीपशिखा है, निर्जा है, आंगन के पार द्वार नहीं है। अब आप बताइए कि आंगन के पार द्वार किसकी है, अज्ञे जी की है। किसकी है, तो अज्ञे जी की है, अज्ञे जी की आपकी ये रचना है, ये याद रखना है, ठीक है ना। और याद होगा कि यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, है ना, यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये भी याद रखना है। सर अगला पॉइंट दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था। तो 5 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये है आपका प्रेम पथिक हो जाएगा। छायावाद वाला जो हमने आपको दिया है बेसिक वाला क्लास, उसको देखा है ना, उसमें आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिएगा। छायावाद जो आपकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो छायावाद आप जरूर देखिएगा। हमने एक एक बारे में अच्छी तरीके से आपको डिस्क्राइब करके बताया, जयशंकर प्रसाद की पूरी जीवन लीला, आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में, है ना, सबको अच्छी तरीके से बताया, तो उसको जरूर देखिएगा, वहाँ से सब क्वेश्चन बनेंगे। तो इसका सर आपका प्रेम पथिक हो जाएगा, यानी जयशंकर प्रसाद की एक कृति है जो पहले ब्रजभाषा में और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था। प्रेम पथिक इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और सर ये 1914 में, कब, 1914 में यह रचना आपकी प्रकाशित हुई थी, याद रखना है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही क्रम इनमें से क्या है। तो देखो सबसे पहले इनकी रचना है निहार, है ना। अगर आपसे पूछे महादेवी वर्मा की पहली रचना कौन है, निहार थी, याद रखना निहार है। और निहार जो आपकी आई थी इसका मतलब है ये ऑप्शन तो यहाँ से हटा दीजिए और ये ऑप्शन हटा दीजिएगा। निहार जो आपकी है सर, निहार के बाद देखा जाए रश्मि आई थी, रश्मि के बाद नीरजा, यानी देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी आ रहा है। याद रखिए निहार जो आपकी थी 1930 में, फिर रश्मि आपकी 32 में, नीरजा आपकी 34 में और दीपशिखा आपके यहाँ पर 42 में, यानी 1942, ठीक है ना। तो ये याद रखना ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत दुर्दशा किसकी रचना है, आप कहेंगे सर भारत दुर्दशा, और ये जो आपकी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा कौन है, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। जो कि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया है भारत दुर्दशा, यानी आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो इनके द्वारा और भी आपके नाटक हैं, जैसे आपका अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती, है ना। साथ में देखा जाए तो नील देवी, चंद्रावली, इन्हीं के बहुत महत्वपूर्ण आपके नाटक हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु का मौलिक नाटक नहीं है। तो भारतेंदु का मौलिक नाटक नहीं है, याद रखना है यहाँ पर जो पाखंड विडंबन है, कौन है, पाखंड विडंबन जो आपका है ये इनका मौलिक नाटक नहीं है, ये अनुदित नाटक है, यानी दूसरे नाटक का अनुवाद किया है। तो ये जो नाटक है वो अनुदित नाटक है। क्या है सर जी, ये अनुदित नाटक आपका है, इनका ये अनुदित नाटक है, याद रखना है, ठीक है ना। बाकी प्रेम जोगिनी, विस्मय विस्मोधम, चंद्रावली, ये भारतेंदु के ही आपके नाटक हैं जो कि मौलिक नाटक हैं। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है, तो देखो भैया भारतेंदु की कौन सी रचना नहीं है,
तो हमने कहा सर यहाँ वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती, विशस्य विस्मोधम और बादशाह दर्पण भी है। लेकिन पद्मावती, ये पद्मावती तो मलिक मोहम्मद जायसी की है ना, ये किसकी है? तो आपकी ये जायसी की है, याद रखना है, ये आपकी जायसी की हो जाएगी, याद रखना है। क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र रचना किसकी है? महादेवी वर्मा की है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा, महादेवी वर्मा हो जाएगा। बाकी इनकी रचना में स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है वो ऑप्शन नंबर आपका बी के साथ है, राइट हो जाएगा, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? 11 नंबर आपसे कह रहा है। तो सर जी याद रखना है, आषाढ़ का एक दिन दिया है, लहरों के राजा हंस याद अधूरे हैं, ये तो हैं, लेकिन कन्यादान नहीं है ना, याद रखिएगा। जो आपका कन्यादान है ये मोहन राकेश का नहीं है। कन्यादान जो नाटक है विजय तेंदुलकर का है। किसका है? ये आपके विजय तेंदुलकर का है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत जयशंकर प्रसाद की किस कृति से लिया गया है? तो याद रखना ये गीत जयशंकर प्रसाद के द्वारा है, जो आपके चंद्रगुप्त नाटक है। तो चंद्रगुप्त नाटक से है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि सर जी जो चंद्रगुप्त नाटक था इसकी एक पात्र थी कार्नेलिया, है ना। कार्नेलिया जो आपकी थी विदेशी आपकी महिला थी, और एक अलका थी, दो आपकी थी जो विदेशी थी। और ये आपके देखा जाए तो ये क्या थी भैया? ये आपकी इसकी नायिका आप मतलब रही हैं, रानियाँ थी आपकी, है ना। तो इसका आंसर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? रेल का यहाँ पर दिया है, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार आपसे पूछा गया है। और सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा बताइएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर बताइएगा, सभी लोग कमेंट करिएगा। यहाँ पर जो आपसे दिया गया है, आपसे क्वेश्चन दिया गया है, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार। सर जी 13 नंबर का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सर ये बालकृष्ण भट्ट आपके हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर है, और राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर जी अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मालुका कह गए सबके दाता राम। यानी एक नाम ही आपको मिल गया होगा, दास मालुका। तो सर ये आपके दास मलूक दास की है, यानी आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, ये मलूक दास का ये दोहा है, याद रखना है। यानी जिस प्रकार अजगर कोई नौकरी नहीं करता और पंछी कोई काम नहीं करता, फिर भी इन्हें भोजन मिलता है क्योंकि सबके देने वाले राम हैं। यानी ये कह रहा है कि भैया राम ने बनाया है तो राम ही आपको देंगे कुछ न कुछ खाने को। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम बताना है। तो यहाँ पर देखो नहीं पूछ लिया है न आने वाले, तो हमने कहा संत में आपके कबीरदास हैं, दादू दयाल भी हैं, गुरु नानक भी हैं, लेकिन जो नंददास हैं, क्या है सर जी? ये जो आपके नंददास हैं ना, ये संत परंपरा में नहीं आते हैं, याद रखना है। ये नंददास भक्ति शाखा में है, जो आपकी अष्टछाप के कवि में आते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो दिया है, कंजूस और सोना किसकी रचना है? कंजूस और सोना किसकी रचना है? तो सर जी 16 नंबर का ऑप्शन बनेगा, सी नंबर है, ये अज्ञे जी की है, याद रखना है। कंजूस और सोना किसकी रचना है? तो याद रखना ये अज्ञे जी की रचना है, अज्ञे जी की रचना है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। एक बार क्वेश्चन नंबर आपके 16 पर देखिएगा, 16 नंबर आपसे जो दिया गया है कंजूस और सोना, ये अज्ञे जी की नहीं होगी, याद रखना ये निराला जी की है, याद रखना, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कंजूस और सोना जो आपकी रचना है ये आपकी किसकी है? तो निराला जी की आपकी रचना है, याद रखना है, ठीक है ना। इनके और भी आपकी कहानियां हैं, जैसे आपका हिरनी, भेड़िया, है ना, दो घड़े, सुकुल की बीबी, है ना, इन्हीं की आपकी थी। तो ये आंसर निराला हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है अलवार वैष्णो की संख्या आपकी कितनी है? यहाँ पर बताना है आपसे, कह रहा है सर जी अलवार जो आपके संत थे, है ना, इनकी संख्या पूछा गया है, बताइएगा अलवार संतों की संख्या कितनी है? अलवार संतों की जो संख्या मानी जाती है वो सर जी आपकी मतलब अलवार वैष्णो आपसे पूछा गया ना, आपसे पूछा है अलवार वैष्णो। तो याद रखना इसका जो आपका आंसर बनेगा 17 नंबर में वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 12 इसका आंसर बनेगा। याद रखना कि जो अलवार तमिल कवि और संत थे, अलवार वैष्णो की संख्या 12 है ना। और देखा जाए तो अलवार संतों को भक्ति आंदोलन का जन्मदाता भी माना जाता है। अगला देखो दिया गया विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है? तो विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध कृति है, और यहाँ पर देखा जाए तो इस कृति का नाम क्या है? यहाँ पर देखा जाए तो कुछ चंदन की कुछ कपूर की, क्या? कुछ चंदन की कुछ कपूर की, ये विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध कृति है। याद रखिए इनको यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? यानी हिंदी साहित्य में जो आपके सरदार पूर्ण सिंह हैं,
इनकी यहाँ पर देखा जाए तो पॉपुलर हुए थे एक निबंधकार के रूप में, है ना, यानी निबंधकार के रूप में आपके हैं और श्रेष्ठ द्विवेदी युग के एक श्रेष्ठ कह सकते हैं कि एक आपके निबंधकार आपके रहे हैं। 6 निबंध केवल लिखा है इन्होंने और उसी से बिल्कुल अपने पॉपुलर हो गए हैं। यहाँ पर दिया गया है सूर काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत दिया गया है, यानी 20 नंबर में पहला ऑप्शन दिया गया है सूर का वात्सल्य वर्णन आपका अद्भुत है, बिल्कुल सही है। सगुण भक्ति का प्रतिपादन है। भाषा देखो अवधि दिया है और आपको मालूम है कि सूरदास की भाषा आपकी है वो ब्रजभाषा है, तो ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। सूर काव्य मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है, जो कि सही दिया गया था। अगला दिया गया है आपसे, कह रहा है सर भ्रमर दूत के रचनाकार पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर पूछा है भ्रमर दूत के रचनाकार इनमें से कौन है। चलिए भैया जवाब देना है 21 नंबर में, तो याद रखना ये आपके सूरदास हो जाएंगे या आपके कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 21 नंबर का जो ऑप्शन है ये यहाँ पर आंसर आपका होगा क्या। बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया गया है, यानी ऐसा क्वेश्चन जो आपका दिया है जो कंफ्यूज करेगा, यहाँ पर आपको कंफ्यूज करेगा। यहाँ पर दिया है भ्रमर दूत के रचनाकार, क्या दिया गया है, भ्रमर दूत के रचनाकार आपसे पूछा गया है। और भ्रमर दूत के रचनाकार जो आपके हैं वो याद रखना है सत्यनारायण कवित्त रत्न आपका होगा आंसर, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखना जगन्नाथ रत्नाकर नहीं लगाना है, यहाँ पर जो लगाना है वो सत्यनारायण कवित्त रत्न इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। याद रखना 21 का ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। 22 नंबर दिया है और याद रखना है इसका जो आपका आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो 22 नंबर है और 22 का ऑप्शन आपका जो बनेगा बी हो जाएगा। ये कृष्णदास हैं, कौन है भैया, ये कृष्णदास आपके हैं, यानी वल्लभ संप्रदाय के कृष्णदास, ये गोस्वामी विट्ठलनाथ के द्वारा जो स्थापित अष्टछाप कवि रहे हैं उनमें से आपके एक हैं। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका हो जाएगा कृष्णदास, इसका आंसर राइट हो जाएगा। जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक आपके कृष्णदास हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है अष्टछाप के संस्थापक इनमें से कौन थे। तो यहाँ पर देखिए अष्टछाप की जो संस्थापना है यानी स्थापना है ये आपकी 1565 में की गई थी। कब से जी, तो आपकी 1565 ईस्वी में आपकी की गई थी। और ये जो किया गया था विट्ठलनाथ के द्वारा किया गया था, यानी विट्ठलनाथ इसका जो आपका आंसर बनेगा वो सर जी आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। कवियों की बात करते हैं तो हमने कहा सर जी 4 शिष्य जो आपके थे वल्लभाचार्य के और 4 आपके विट्ठलनाथ के थे। इनमें से देखा जाए तो गोस्वामी कह सकते हैं गोविंद स्वामी, क्षीर स्वामी, चतुर्बुद्धदास, नंददास, कुमनदास, सूरदास, परमनदास, कृष्णदास, है ना, ये आपके होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो विट्ठलनाथ के आपके 4 स्टार्टिंग में जो बताया गोविंद स्वामी, क्षीर स्वामी, चतुर्बुद्धदास, नंददास, ये आपके विट्ठलनाथ के थे। बाकी 4 आपके थे वो आपके वल्लभाचार्य के थे। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया गया है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी। यहाँ पर 24 नंबर है, 24 की बात कर लेते हैं तो ये किया था आपके संवत 1631 में किया था, है ना, यानी विक्रम संवत जो आपका 1631 है, यानी यहाँ पर ईस्वी की बात करते हैं तो 1574 ईस्वी में किया था। 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में पूरा किया था। अयोध्या में रामनवमी के दिन शुभ दिन इसकी रचना प्रारंभ की गई थी, याद रखना है, ठीक है ना। बाकी देखा जाए तो सर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रचना किया है वो 3 जगह किया था, आपके अयोध्या में, वाराणसी में और चित्रकूट, 3 जगह इसकी रचना आपकी की गई है। अवधी भाषा में है, इसको भी याद रखना है, ठीक है ना। समय याद रखना है, समय जो आपका है 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक आपके हैं कौन। यहाँ पर 25 नंबर है और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रामानंद है। कौन है सर है, यहाँ पर है जो आपका आंसर हो जाएंगे यहाँ पर रामानंद, इसका आंसर आपका डी के साथ है, राइट हो जाएगा, याद रखना है। ये जो लेखक थे स्वामी रामानंद आपके हैं और स्वामी रामानंद संस्कृत के एक विद्वान थे, है ना। तो इसका आंसर आपका बन जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन आपको चयन करना है। 26 नंबर में देखो पहला ऑप्शन दिया गया है और पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो इनमें राम के लोकाश्रय आनंद का चित्रण हुआ है, ये बात आपका सही लग रहा है। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है, ये कालजयी रचना का समापन बिंदु आपसे पूछा गया है, सर ये असत्य है ना, ये असत्य आपका दिया गया है। बाकी सभी आपके पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। शैव और वैष्णव मतों का समन्वय इसमें देखने को मिलता है। इस कांड में कवि ने योगीन समस्याओं का उचित सर्वाग्राही किया है, यानी बी नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बी नंबर। अगला दिया गया है कि साधना की 4 अवस्था शरीयत, तरीकत, मरिफत और हकीकत का संबंध जो आपका है वो किससे है। 27 नंबर दिया है और 27 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सर, सूफी साधना से है। किससे है, तो आपकी सूफी साधना है, यानी सूफी मत के अनुसार कह सकते हैं कि ईश्वर एक है, उसका नाम जो आपका एक है, आत्मा और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है।
आत्मा स्वयं ईश्वर के सामने एक बंदे के रूप में प्रस्तुत करती है, ये आपसे इसमें बताया गया है। और अगला दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ को सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है। चलिए भाई 28 नंबर दिया है और 28 की बात करते हैं तो सर ये आपका इंद्रावती है। क्या है यहाँ पर जो आपका इंद्रावती है, इंद्रावती को माना है, ये याद रखना है। और इसके रचयिता जो आपके हैं नूर मोहम्मद है। कौन है? नूर मोहम्मद है। यहाँ पर जो आपका आंसर दिया है वो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि इंद्रावती जो आपकी है, इंद्रावती में कलिंजर के एक राजकुमार थे, राजकुंवर, और आपके आगमनपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी पर आधारित आपका है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला है आपसे कह रहा है बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? बताइए, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? यहाँ 29 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कौन है सर? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया है माटी की मूर्ति की विधा आपकी है क्या? तो माटी की मूर्ति जो आपका है याद रखिए संस्मरण आपका है। क्या है? ये आपका संस्मरण है, राम वृक्ष बेनीपुरी का संस्मरण है, याद रखना है। इनके और भी संस्मरण आते हैं जैसे गेहूं और गुलाब, लाल तारा, मील के पत्थर, है ना, ये राम वृक्ष बेनीपुरी की और भी संस्मरण आपकी रचनाएं हैं। अगला है वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्त कवि इनमें से कौन है? वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्त कवि इनमें से कौन है? चलिए भैया 31 को ऑप्शन देना है। और 31 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो सर ये आपके जो घनानंद आपके हैं, याद रखना है, यहाँ पर जो आपके दिए गए हैं आपके घनानंद, ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्त कवि आपके हैं, है ना। इसका जो आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। और ये निम्बकाचार समुदाय में आपके दीक्षित आपके हुए थे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि द्रग अरुझत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित्त प्रीत, यह कथन किसका है? यहाँ पर ये जो आपका कथन दी गई है, पंक्ति जो आपकी है वो रीत काल के कवि थे एक आपके बिहारी, तो ये बिहारी की कवि है, यानी बिहारी जो आपका दिया गया है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये पंक्ति आपकी बिहारी जी की है। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? बताइएगा। यहाँ पर देना देखिएगा 33 नंबर में हमने जीवन परिचय आपको पढ़ाया था और कहा था कि घनानंद और सुजान की प्रेम कहानी, है ना, यानी कि आपका आंसर सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है ना। यहाँ पर जो वियोग आपका है, वियोग श्रृंगार, इसलिए इन्होंने वर्णन किया है। घनानंद के जितने भी रचना है उनमें कहीं ना कहीं आपकी वियोगता आपको देखने को मिलेगी। इसमें सुजान नामक जो लड़की है उससे आपकी प्यार करते हैं, है ना। और यहाँ पर दरबार में गाना भी गाता है, इन्हीं के कहने पर, राजा के कहने पर नहीं गाते हैं। जैसे ही सुजान ने कहा तो इन्होंने गा दिया, तो राजा ने इनको बाहर निकाल दिया था अपने राज्य से। कह रहा है सर निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य दिया गया है? तो सर 34 नंबर में पहले ऑप्शन को देखिएगा। कह रहा है रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना किया है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। रीत सिद्ध धारा के रीत बिहारी जो हैं रीत सिद्ध का धारा के कवि आपके हैं। केशव जो दिए हैं रीत मुक्ति धारा के हैं। क्या बताइएगा? यहाँ पर 34 नंबर में जो आपका दिया गया है, तो सर जी यहाँ पर जो 34 नंबर आपका दिया है, 34 नंबर में वो आपका आंसर इनमें से होगा क्या? तो आंसर नंबर आपका बिहारी तो आपका रीत सिद्ध आपके दिए हैं, सही दिया गया है। केशव जो आपके रीत मुक्त दिया है, यहीं से कुछ आपका गड़बड़ है, यानी यहाँ पर केशव दास जो आपके रीत मुक्त से हैं, है ना। केशव जो आपके हैं रीत मुक्त से हैं, रीत मुक्त से भी नहीं होंगे, फिर ये आपके होंगे किससे भैया? ये आपके कह सकते हैं ये अलंकारवादी से आपके हैं, याद रखना है। ये केशव दास आपका रीत मुक्त से आपके नहीं हैं, है ना, ये आपकी इनसे नहीं है। इनकी जो रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है, छंदमाला जैसे लक्षणों में जब देखा जाता है तो वो रीत मतलब रीत काव्य धारा में जो आपका आता है कौन? सिद्ध, रीतबद्ध, याद रखना ये रीतबद्ध से हैं, नोट करिएगा, ये रीतबद्ध से आपको मिलेंगे, रीतबद्ध से आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये आंसर आपका ये गड़बड़ था, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कालिदास हजारा की रचना किसने किया है? कालिदास हजारा की रचना किसने किया है? चलिए 35 नंबर है और 35 की बात कर लेते हैं। तो सही ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ये कालिदास त्रिवेदी ने किया था, याद रखना ऑप्शन डी हो जाएगा, कालिदास त्रिवेदी इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या है? तो देखिए अर्धकथानक जो आपका है ना, बनारसी दास द्वारा लिखित ये आपकी है, और ये इनकी क्या है? आत्मकथा है। क्या है? अर्धकथानक आत्मकथा है जो बनारसी दास द्वारा आपकी लिखी गई है, याद रखना है ना। और इसे हिंदी की प्रथम आत्मकथा कहा जाता है। यहाँ पर अगला देखो दिया गया है, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? यानी सर 37 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 37 नंबर का जो ऑप्शन आएगा वो आपका बी हो जाएगा,
भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। याद रखना है, नव जागरण का जो अग्रदूत कहा जाता है वो हरिश्चंद्र को कहा जाता है। याद रखना, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। इनकी रचना देखा जाए प्रेम सवर, प्रेम माधुर, है ना, प्रेम तरंग, सतसई श्रृंगार, होली, ये ढेर सारी इनकी रचना है। अगला देखो दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम क्या है। यानी भारतेंदु ने एक पत्रिका संपादित किया था और इस पत्रिका का नाम आपका है क्या। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका 38 नंबर दिया और 38 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा वो इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा सर बाला बोधनी। क्या हो जाएगा, बाला बोधनी आपका आंसर ए नंबर है, राइट हो जाएगा, बाला बोधनी इसका आंसर आपका बनेगा, ठीक है ना। और ये 1974 में पत्रिका प्रकाशित की गई थी। बाकी इनकी और भी रचना है, कवि वचन सुधा भी आपकी है जो 1973 में हुई थी, लेकिन इनमें जो ऑप्शन दिया है वो ए नंबर है। चलिए जुकाम भी हो गई है। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी नवरत्न के लेखक आपके हैं कौन। हिंदी नवरत्न के जो लेखक हैं वो आपके हैं कौन, 39 नंबर दिया है। तो हिंदी नवरत्न के लेखक आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा, तो ये आपके मिश्र बंधु हैं। क्या हैं, मिश्र बंधु। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा, मिश्र बंधु इसका आंसर राइट हो जाएगा। याद रखना है, मिश्र बंधु विनोद जो आपके रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी के साथ है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए हिंदी साहित्य का जो आधा इतिहास है ये लिखा गया है जो आपके सुमन राजे हैं। कौन है, डॉक्टर सुमन राजे हैं, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सुमन राजे के द्वारा लिखा गया है। बाकी जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें आपको पढ़ने को ये मिलेगा अच्छी तरीके से, जो प्ले लिस्ट में है वहाँ पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक इनमें से आपके हैं कौन। देखो 41 नंबर आपका दिया गया है और 41 की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका दिया गया है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर दिया है, यहाँ पर याद रखना और मत समझिएगा हिंदी साहित्य के इतिहास मॉडर्नाक्यूलर लिटरेचर हिंदुस्तान बोलने लगो। यहाँ पर जो लिखा है ये आपके पादरी एडविन ग्रीप्च का है। याद रखना इसका जो आपका आंसर दिया है ये पादरी जी का आपका है ना, जो कि स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा है ना, और अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, तो सर ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मुक्ति बोध की आत्मकथा के लेखक इनमें से कौन है। मुक्ति बोध की आत्मकथा के जो लेखक है वो आपके हैं कौन। यहाँ पर 42 नंबर दिया और 42 का ऑप्शन हो जाएगा विष्णुचंद्र शर्मा। सर जी क्या हो जाएगा, विष्णुचंद्र शर्मा, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नई कविता और अस्तित्ववादी के लेखक इनमें से कौन है। नई कविता और अस्तित्ववादी के जो लेखक इनमें से कौन है यहाँ पर देना है। चलिए भाई चलिए, यहाँ पर देखा जाए नई कविता और अस्तित्ववादी के जो लेखक है वो आपके डॉक्टर रामविलास शर्मा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला दिया गया है कि अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना आपकी कौन सी है। कह रहा है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना आपकी कौन सी है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका दिया है 44 नंबर में, वो आंसर हो जाएगा भरतेसर बाहुबली रास। याद रखना है ये आपको मिलेगा आदिकाल की जब रचना पढ़े हुए आदिकाल में, तब उसमें सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य आपके आते हैं। तो भैया यहाँ पर याद रखना है जो भरतेश्वर बाहुबली रास है ये अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की आपकी रचना है और जो आपके सालभद्र सूरी के द्वारा ये रचित की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है। चलिए यहाँ पर देना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सी रचना तुलसीदास की है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा सर कौन है, यहाँ पर बरवय रामायण जो आपकी है। कौन है, बरवय रामायण जो आपकी है, बरवय रामायण है ये तुलसीदास की है। याद रखना है अवधी भाषा में और बरवय छंद में आपकी लिखित की गई है, बरवय है ना, बरवय अवधी का अपना एक छंद है, याद रखना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आला और औदल नामक दो वीर सरदारों की वीरता पूर्वक लड़ाइयों का वर्णन जो मिलता है वो सर किस में मिलता है। तो ये मिलता है परमाल रासों में। किस में मिलता है, परमाल रासों में मिलता है। आहला या इसको आला खंड बोलते हैं, इसी को हम लोग परमाल रासों बोलते हैं। 1230 में जगनिक ने इसकी रचना किया था। आला खंड में आला और उदल नामक दो वीर सरदार थे, उनका वर्णन इसमें आपको मिलता है, याद रखना है। अगला है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। चलिए स्वयंभू को कहते हैं क्या, यहाँ पर बताना है। आपका जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। यानी देखो आपसे दिया गया है कि सजी जो आपके दिए गए स्वयंभू, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा कौन सा, डी नंबर है, स्वयंभू को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि, ऑप्शन डी हो जाएगा। विभाव अनुभाव संचारी योगादृश निष्पत्ति सूत्र की साचारिका है।
तो याद रखना जब आपको रस पढ़ाया जाता है तब आपको ये पढ़ाया भी जाता है ना, रस में जैसी चैप्टर आप पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा। ये आचार्य भरत मुनि के द्वारा ये सूत्र दिया गया है। 48 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यानी विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इन सब के संयोग से जो रस की निष्पत्ति होती है उसी को रस कहते हैं। अगला है, आपसे कह रहा है महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत क्या है। तो 49 नंबर दिया गया है और महिम भट्ट के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का नाम है अनुमानवाद। क्या नाम है? अनुमानवाद है। यानी आपका आंसर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, अनुमानवाद हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दिया गया है ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित कह सकते ग्रंथ है। ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है। देखिए 50 नंबर दिया है और 50 की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर आपका जो आंसर बनेगा वो डी हो जाएगा, ध्वनि से हो जाएगा। हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एलटी ग्रेड का सॉल्व कराया था, वहाँ पर आपको हमने पढ़ाया भी है। ठीक है ना, तो आपको प्रीवियस ईयर या हम जितनी भी क्लासें आपको देते हैं उनको आप पढ़ते चलिएगा। यानी एक आनंदवर्धन के बारे में हमने बताया था कि आनंदवर्धन द्वारा ये रचित ग्रंथ है जिसको बोलते हैं ध्वन्यालोक। ठीक है ना, ये जो आपका ग्रंथ है वो किसका है, तो आपके आनंदवर्धन का है और ये आपके ध्वन्यालोक ध्वनि से संबंधित है। यानी आनंदवर्धन ने अपने ध्वन्यालोक ग्रंथ में ध्वनि को काव्य का विशिष्ट तत्व बताया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है। 51 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो साथ ही याद रखना है यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र का हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र, इसका आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है। तो नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति पूछा गया है। याद रखना नई कविता में जो देखने को मिलता है वो उन्मुक्तता मिलता है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर दिया गया है 52 नंबर में वो ऑप्शन आपका हो जाएगा उन्मुक्तता। यानी नई कविताएं भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहते हैं जिनमें परंपरागत कवियों में से आगे नए भावों को अभिव्यक्त करती है ना, नए मूल्यों को करती है, नए शिल्प प्रधान का अन्वेषण करती है, तो उनको ये कहा जाता है। और इसको प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता जो नवीन द्वारा विकसित हुई है, तो इसलिए ऑप्शन आपका बी बनेगा। संसद से सड़क तक के रचनाकार जो आपके हैं इनमें से कौन है। यहाँ पर देखा जाए 53 नंबर में तो सर याद रखना है आपके धूमिल आपके हैं। संसद से सड़क तक ये कवि धूमिल की रचना है, याद रखना है। इनका जो वास्तविक नाम था वो सुदामा पांडे था ना, सुदामा पांडे था। और अगला देखो दिया गया है नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था। यहाँ पर 54 नंबर दिया है और 54 का ऑप्शन आपका बनेगा सर जी संपूर्ण रचना कर्म के लिए। किसके लिए मिला था। 1992 में नरेश मेहता को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनकी संपूर्ण रचना कर्म के लिए दिया गया था, है ना। यानी किसी विशेष के लिए नहीं दिया गया, संपूर्ण इन्होंने जीवन में साहित्य सेवा किया उसके हिसाब से इनको मिला था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि धर्मवीर भारती की काव्यकृति कनुप्रिया में किसका वर्णन हुआ है। धर्मवीर भारती की काव्यकृति कनुप्रिया में किसका वर्णन हुआ है, ये देना है। तो देखिए 55 नंबर दिया है और 55 का ऑप्शन हो जाएगा राधा के नवीन रूप का वर्णन हुआ है। किसके बारे में, यानी कृष्ण की प्रिया प्रिया जो आपकी राधा की भावना, संवेदना, प्रेम के विभिन्न आयाम है ना, उनका वर्णन हुआ है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला है ताई कहानी के लेखक इनमें से कौन है। यहाँ पर देना है आपसे कह रहा है कि ताई कहानी के जो लेखक वो आपके हैं कौन। सर जी 56 नंबर दिया गया है और 56 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका डी हो जाएगा, ये विशंभर नाथ शर्मा है। क्या है, याद रखना है ताई कहानी के जो लेखक आपके हैं वो विशंभर नाथ शर्मा, इसका जो आंसर दिया है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है ना, और यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है। झबरा कुत्ता जो आपका है, झबरा कुत्ता ये प्रेमचंद की जो कहानी थी पूस की रात, है ना, पूस की रात। तो यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो सजीव बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। पूस की रात कहानी का ये पात्र आपका रहा है, याद रखना है। पूस की रात में झबरा कुत्ता, हल्कू, मुन्नी, है ना, ये आपको मिलेंगे। अगला दिया है इनमें से शिव मूर्ति की कहानी आपकी नहीं है, यानी 58 नंबर दिया गया है। तो 58 नंबर में याद रखना है शिव मूर्ति की कहानी में अकर्मक क्रिया नहीं आती है, यानी ये सर रचना है, अकर्मक क्रिया व्याकरण नहीं है, याद रखना। अकर्मक क्रिया ये शिव मूर्ति की कहानी नहीं है। तो इसका जो आपका आंसर दिया है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसके जो आपके रचनाकार हैं, अकर्मक क्रिया के जो रचनाकार हैं वो सेरा यात्री आपके हो जाएंगे, सेरा यात्री, ये आपका होता है शॉर्टकट में नाम होता है। अगला है कि अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं। देखो दिया है अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सर आपने कहानी पढ़ा होगा पुरस्कार कहानी, तो पुरस्कार कहानी में सर याद रखना है जयशंकर प्रसाद की ये कहानी है
और इसमें पात्र जो अरुण और मधुलिका आपके हैं, यहाँ पर आंसर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है दामुल का कैदी के लेखक आपके कौन हैं। देखो दामुल का कैदी के जो लेखक हैं यहाँ पर 60 नंबर में, और राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो सर जी इसका जो आपका आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, ये आपके प्रेमचंद हो जाएंगे। यानी दामुल का कैदी के जो लेखक आपके हैं वो मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद की और भी कहानियाँ हैं, जैसे पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, मंत्र, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, सवासार गेहूँ, है ना, आत्माराम ठाकुर का कुआं, पूस की रात, नमक का दरोगा, ये ढेर सारी आपकी है ना, कफन, ये निके हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है रुकोगी नहीं राधिका, ये उपन्यासकार आपसे पूछा गया है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है रुकोगी नहीं राधिका की उपन्यासकार इनमें से कौन है। तो सर जी क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है 61 नंबर में, 61 का जो ऑप्शन आपको देना है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हमारे जो प्रैक्टिस सेट आपको होते हैं, है ना, 120 क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाता है प्रैक्टिस सेट में, और कहीं ना कहीं पढ़ने में भी बोरिंग यहाँ पर लगने लगता है, क्योंकि वही क्वेश्चन आपको हिंदी साहित्य आपको बार बार मिलते हैं, तो थोड़ा सा होता है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट को हम यहाँ पर 60 क्वेश्चन करके तोड़ देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा पार्ट होगा तो उसमें आपको व्याकरण भी क्वेश्चन मिलेंगे, संस्कृत के भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो थोड़ा सा और अच्छा लगने लगता है जब दूसरा पार्ट आपको मिलता है। तो आपको डेली आपको ऐसी क्लासें होती हैं, और हमने आपको कहा भी है कि हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो ऐप में जुड़ जाइएगा। 99 रुपये में आप LT ग्रेड की तैयारी कर लेंगे। यानी हम ये कह रहे हैं कि LT ग्रेड का कोई 99 में कोर्स नहीं देता, ना ही हम देते हैं, लेकिन जो हिंदी साहित्य हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि उसमें हिंदी साहित्य आपको मिलेगी। हिंदी साहित्य की जो हम आपको बेसिक की क्लासें देते हैं वो भी PDF आपको उसमें मिलेंगी, टाइपिंग वाली भी आपकी हैं। साथ में हिंदी साहित्य जो आपका है, जो आपका 0 से लेकर आपके अंत तक, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आपका है और अंत तक जो आपका है पूरा वो आपको कहाँ मिलेगा, हमारे ऐप में टाइपिंग के माध्यम से, और हाईलाइट किए हुए आपको मिलेंगे। एक भी दिक्कत नहीं होगा, पूछे हुए प्रश्न आपको होंगे। तो हमारे ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक, एक बार जाइए, डेमो PDF जरूर देखिएगा। हम पूरे यूट्यूब की गारंटी देते हैं, पूरे यूट्यूब में ऐसी कोई PDF नहीं देगा जो हम आपको दे रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अगर हमने गारंटी बोला है, इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा, बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। यानी पूरे यूट्यूब को बोला है, तो आप एक बार जाइए, डेमो PDF देखिए। जब आप देखेंगे तो तब आपको खुद लगेगा कि 99 रुपये में सजी टेस्ट सीरीज भी आपको दी जा रही है। यानी इसमें टेस्ट सीरीज भी आपकी है, आप LT ग्रेड की आप टेस्ट सीरीज लगाना है, आपको अदर एग्जाम की भी लगाना है, रेलवे की लगाना है, UPSI लगाना है, पुलिस का लगाना है, सब कुछ उसी टेस्ट सीरीज में आपके ऐड है। यानी 99 रुपये में हिंदी साहित्य का कोर्स भी आपको है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, साथ में यहाँ पर हिंदी साहित्य को थ्योरी मिलेगी, ऑब्जेक्टिव मिलेगा, सब कुछ इसी में है। तो ऐप में जाएंगे, और 99 रुपये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी कि आप लोग एक टीचर है, असिस्टेंट टीचर हैं, आप सैलरी को देखिए कि आपकी सैलरी कहाँ से स्टार्टिंग होगी, उसको देखिए, और इस हिसाब से देखिए कि 99 रुपये आपके हैं क्या। ठीक है ना। तो अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप से ज़रूर जुड़िएगा, कंटेंट आपको बिल्कुल ज़बरदस्त मिलेगा, मन खुश हो जाएगा जैसे आप ऐप में जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, कल लाइव क्लास होगी, और आज यहाँ पर कह सकते हैं कि वो जागरण की वजह से आपकी लाइव क्लास नहीं हो पाई है। हमने पहले ही बता दिया था मॉर्निंग की क्लास में कि लाइव क्लास आप नहीं हो पाएगी, कल आपकी लाइव क्लास होगी। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। सेशन लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों के पास हम नोटिफिकेशन भेजते जाएँ। ठीक है, धन्यवाद।